हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र स्तर की जो सरकार है उसे हम संघ सरकार कहते हैं। संघ सरकार के तीन रूप हैं। एक विधायिका जो विधि बनाती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका जो उस विधि का, उस कानून का क्रियान्वयन करती है, मतलब उसे लागू करती है। न्यायपालिका न्याय देती है, दंड देती है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली, हम आज कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका दो रूप हैं इसके, एक स्थायी कार्यपालिका और एक राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो है स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सेवक या नौकरशाह जिन्हें कहते हैं, जो अपने जगह में लागू करते हैं, कोई विधि कानून को अपने क्षेत्र में लागू करवाते हैं, उसको उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो जो अपने पद पर स्थायी रूप से बने रहते हैं जब तक वे रिटायर्ड नहीं हो जाते। राजनीतिक कार्यपालिका जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, राजनीतिक अधिकारी हैं, वे सभी राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं, क्योंकि ये निश्चित समय तक 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। फिर कोई और नेता आता है और वो कार्यभार संभालता है। तो दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक स्थायी कार्यपालिका जो अपने पद पर स्थायी रूप से बने रहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो एक निश्चित समय तक अपने कार्य पर बने रहते हैं। इसी के अंतर्गत कार्यपालिका में जितने भी सदस्य आते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से प्रधान होता है। औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए ये हमारे देश के प्रधान होते हैं, सबसे बड़ा उनको उच्च पद मिला है। पर जो वास्तविक जो शक्तियों का इस्तेमाल जो है कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये औपचारिक यानी नाम मात्र के लिए इनका ओहदा बड़ा है, पर जो सारे कार्य हैं और जिन्हें बड़ा देखा भी जाता है, कौन है? प्रधानमंत्री, जिन्हें सारा कार्यभार संभालना होता है। जो राष्ट्रपति है उन्हें बहुत सारी वैसे तो शक्तियां हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्ति है, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति अपनी शक्तियां मंत्री परिषद की सलाह से ही प्रयोग कर सकता है, यानी मंत्री परिषद उन्हें जैसी सलाह देंगे उसके अनुसार वे अपनी जो शक्तियां हैं उसको प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिन्हें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह व्यक्ति, और लोकसभा का जो व्यक्ति सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी सरकारी पद पर यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ये दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, पर 2 बार से अधिक नहीं बन सकते। यानी एक बार इनका कार्यकाल पूरा हो गया, दोबारा ये प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो सकते हैं, राष्ट्रपति प्रतिनिधि बनकर। अगर ये दोबारा चुने जाते हैं तो दोबारा ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, पर 2 बार से अधिक नहीं बन सकते। और इनको इनके पद से महाभियोग एक कठिन प्रक्रिया है, जिनके द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इन्हें आसानी से इनके पद से हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, जैसे वे अपने कार्यों के लिए, अगर वो कुछ भी कार्य करते हैं तो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, यानी जो भी वो कार्य करेंगे उन्हें इसकी जवाबदेही न्यायपालिका को, न्यायालय को नहीं देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान, जब तक वो राष्ट्रपति हैं, उन्हें बंदी बनाया नहीं जा सकता, यानी उन्हें लॉकअप में बंद नहीं किया जा सकता। उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही, फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसमें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको कोर्ट में आना है, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर कोई भी दीवानी मुकदमा चलाने से पूर्व, ये दीवानी और फौजदारी के बारे में आगे चैप्टर में, जो न्यायालय का चैप्टर है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम राष्ट्रपति के बारे में जान रहे हैं तो उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति पर कोई भी दीवानी मुकदमा चलाने से पहले उन्हें 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। और
अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है किसी वजह से, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पर उस जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक वो उनके पद पर बने रहते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाते हैं, और जितने भी शेष मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्री हैं, उनको भी वो नियुक्त करते हैं। पर हाँ, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को चुन नहीं सकते, वो जनता ही चुनती है, पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। साथ ही वे सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, और जितने अन्य न्यायाधीश हैं, उनको उनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। राष्ट्रपति भारत के न्यायवादी, महालेखा परीक्षक और चुनाव आयुक्त होते हैं, और जितने भी मेन जो लीडर्स हैं, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति भी करते हैं, और ये सारी नियुक्तियां जो है प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति जल, थल और वायु सेना जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, यानी उनके प्रमुख होते हैं। उनके प्रमुख की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कोई भी युद्ध हो रहा है उसकी घोषणा और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। देश के जितने भी संबंधित मामले हैं उसको भी देखते हैं, और हमारे देश का जो राजदूत है किसी और देश में भेजते हैं, उसकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं उनके, उसके ये मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे। ये कार्यकारी इनकी शक्तियां हैं जो यहाँ पे पॉइंट्स में लिखे हैं, आप लिख भी सकते हैं इन्हें। अगला हम देखेंगे विधायी शक्ति, यानी विधि बनाने से संबंधित जो शक्ति है, विधायी शक्ति जिसे कहते हैं, वे राष्ट्रपति के पास है कुछ, जिसमें राष्ट्रपति जो है संसद में अगर कोई भी विधेयक आता है, किसी पर भी कानून बन रहा है किसी भी विषय पर, तो उस संसद के दोनों सदनों में वो कानून बनने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, उसे पास किया जाता है दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद जो भी कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी विधेयक है, उसे जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर मुहर नहीं लगा देता तब तक वो जो विधेयक है कानून नहीं बनता। यानी कोई भी कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मुहर उस पर लगी रहती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति उसमें होती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक जो है ठीक नहीं है, इस पर कानून नहीं बनना चाहिए या इसमें कुछ कमी है, तो वो दोबारा संसद के पास वो विधेयक भेज देता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। साथ ही वे सरकार को परामर्श दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, चेतावनी दे सकता है, उसे बता सकता है, क्योंकि वे औपचारिक रूप से तो प्रधान होते हैं, बड़े होते हैं। और संसद के दोनों सदन का जो अधिवेशन है, जब जब कभी भी उनका सत्र चलता है तो को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकते हैं। तीसरी हम राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति विधायी शक्ति देखेंगे, जिसमें विधायी शक्ति हमने देख ली, वित्तीय शक्ति हम देखेंगे। जो धन विधेयक है, यानी जिस धन से संबंधित विधेयक हैं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो में पारित प्रस्तावित किए जाते हैं। पहले से राष्ट्रपति से उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर भारत की जो भी आकस्मिक निधि है, यानी राष्ट्रपति अगर कोई भी हमारे देश में कुछ आपातकाल की स्थिति आ जाती है या भावी संकट आ गया, भूकंप या ऐसा खतरा हो गया, तो भारत के पास एक आकस्मिक निधि होती है जिसमें कुछ धन को रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस धन को इस्तेमाल में लाया जा सके। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस जो धन का जो है
उसको लगाना, उस धन राशि को प्रदान करना किसका काम होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है वार्षिक जो बजट है और रेल बजट है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यानी लोकसभा में उसको आता है। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की, न्यायिक शक्ति, यानी न्याय से संबंधित शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानून को तोड़ने के लिए दोषी किए गए अपराधी को समाधान देना। राष्ट्रपति के पास एक अनोखी शक्ति ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अगर कोई दंड मिल गया है तो उसकी अपराधी की जो सजा है उसको कम कर सकता है, या उसको अगर कोई मृत्यु दंड मिल गया तो उसको क्षमा कर सकता है, यानी मृत्यु दंड उसको नहीं मिलेगा अगर राष्ट्रपति ने कह दिया, और या फिर उनकी सजा को कम करा सकता है। तो ये न्यायिक शक्ति, न्याय देने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। तो 3 शक्तियां हमने देखी। पहली हमने देखी कि कार्यकारी शक्तियां, जिसमें वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, थल वायु सेना सबके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। दूसरी हमने देखी विधायी शक्ति, कोई भी कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, तो ये विधायी शक्ति होगी। वित्त शक्ति, कोई भी धन विधेयक और कोई भी बजट है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा लोकसभा में पेश नहीं होता। चौथी हमने देखी न्यायिक शक्ति, जो राष्ट्रपति है किसी को भी जो मृत्यु दंड जिसको मिला है उसको बचा सकता है, उसको क्षमा दे सकता है, उसके जो दंड को कम कर सकता है। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदस्य शामिल होते हैं और उनका भी चुनाव जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा इनका जो है चुनाव होता है, इन्हें चुना जाता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना चाहिए, और वो किसी भी लाभकारी पद पर यानी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। जो राष्ट्रपति थे वो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य योग्य होने चाहिए। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, यानी पदेन सभापति होते हैं जो उस सभा को आयोजित करते हैं। उनका कार्य होता है कि सदन में व्यवस्था बनाए रखना, और कोई भी कानून है उसमें मतदान कराते हैं, और अगर राष्ट्रपति का पद जो खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है, और 6 महीने से अधिक, जो कि 6 महीने तक से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकते। इस काल में जितने काल के लिए उन्हें, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? जिसे लोकसभा चुनाव में या लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी जब हम वोट देते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जिसके वोट्स होते हैं तो उसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो है नेता होता है प्रधानमंत्री। अगर उसके पास बहुमत नहीं है, अगर वो अपना बहुमत खो दे तो अपना पद भी वो खो देगा, यानी जिसके पास ज्यादा वोट्स होते हैं वही प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है, परंतु उसे चुनने का कार्य क्या होता है? जनता का होता है। जनता जो है एक दल को चुनती है, यानी एक पार्टी को चुनती है, और उसके मंत्री डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पार्टी में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री की परामर्श से, यानी प्रधानमंत्री जिसे मंत्री परिषद के सदस्य बनाना चाहता है उसकी नियुक्ति करता है। वो केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण, यानी केंद्र सरकार में सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वो किसका है? प्रधानमंत्री का। तो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अधिकारी होता है। जो सरकार का अध्यक्ष, मतलब सरकार का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का नेता भी होता है। राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होता है, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, यानी दूसरे विदेश और दूसरे देशों के साथ संबंधों की बात है,
उन सारे मामलों को जो है प्रधानमंत्री देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। अब देखेंगे अब हमें देखना है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। कई बार हमें ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मंत्री परिषद मंत्रिमंडल दोनों, यानी हम समझते हैं कि मंत्री होते हैं जिसमें वही मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद है, पर इसमें भी थोड़ा अंतर है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मंत्री परिषद जो होता है उसमें सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री, ये सारे होते हैं मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल में केवल सारे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, मतलब बड़े जो नेता होते हैं, बड़े मंत्री हो गए, वो मंत्रिमंडल कहलाते हैं। मंत्री परिषद में 70 से भी ज्यादा अधिक मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं, क्योंकि इसमें बड़े वरिष्ठ नेता होते हैं जो अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। संपूर्ण मंत्रिमंडल की बैठक कभी कभार होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल के जो बैठक होती है वो बार बार हो सकती है। मंत्री परिषद ऐसा कोई कार्य का निर्धारण नहीं करता, ठीक, पर सरकार की जो नीति, जितनी भी नीतियां बनाती है, उसका कार्यक्रम का निर्धारण जो है मंत्रिमंडल ही करता है। तो आशा है ये समझ पाए होंगे आप कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है। मैंने कॉलम्स में बना दिया ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। आगे हम देखेंगे मंत्रिमंडल का जो कार्य और शक्तियां। तो मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के नाम से ही सारे कार्य करता है, तो मेन जो है मंत्रिमंडल हो गया, इसलिए हम मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों को देखेंगे। क्योंकि मंत्री परिषद में तो बहुत सारे नेता होते हैं, मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री होते हैं जो सरकार के कार्य करते हैं, ठीक। राष्ट्रपति की जितने भी सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे काम जो है मंत्रिमंडल को ही करना पड़ता है, जैसे रेल मंत्री, राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो ये वरिष्ठ मंत्री होते हैं जो अनुभव प्राप्त कर चुके होते हैं। सब कार्य इन्हें करना पड़ता है, पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करना पड़ता है। मंत्रिमंडल देश के आंतरिक यानी देश के अंदर और जितने भी विदेशी नीतियों का निर्धारण यही करते हैं। सारे प्रमुख निर्णय जो है मंत्रिमंडल लेता है, और राष्ट्रीय वित्त का नियंत्रण रखता है, मतलब देश के रेवेन्यू का, राजस्व का जो नियंत्रण है वो मंत्रिमंडल रखता है। सरकार द्वारा किए जाने वाला जो सारा खर्च है, जितना भी राजस्व यानी धन जुटाना है देश को चलाने के लिए, वो सारी जिम्मेदारी जो है मंत्रिमंडल के पास होती है। तो आशा है कि आप संघीय कार्यपालिका के बारे में समझ गए होंगे। संघ सरकार जो है, जो पूरे देश के लिए कार्य करती है, उसके अंदर आज हमने देखा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे लोगों के कार्यों, योग्यता और इन सब की जानकारी हमने ली। तो आशा है आपको समझ आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।